अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। पिछले 48 घंटों से इस्लामाबाद में चर्चा हो रही है नोटिफिकेशन के हवाले से कि 27वीं तरमीम जो कि एक हफ्ते में पास हो गई, तो फिर वो जो नोटिफिकेशन आना है CDF का वो क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद में सिर्फ इस नोटिफिकेशन के हवाले से इस वक्त चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि 2 डी नोटिफिकेशन के हवाले से भी हो रही है। एक तो आपने देख लिया इतवार के रोज़ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर को तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाएगा, इस पर बात हो रही है कि क्या गवर्नर राज अगर लगाया भी गया तो वो फैसल करीम कुंडी के तहत होगा या कोई और गवर्नर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और डी नोटिफिकेशन की बात हो रही है, बड़ा ओहदा है ये, और यहाँ पे क्या सराहियाँ ये हो रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं कि शायद एक और बड़ी तब्दीली का इस्लामाबाद में इम्कान है। और वो किसकी तब्दीली है ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा इस व्लॉग में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस नोटिफिकेशन के हवाले से जिस पर अब अफवाहों का बाजार बहुत हद तक गर्म हो चुका है, और वो है CDF का नोटिफिकेशन। यानी कि 27वीं तरमीम में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा था उसको कंकरेंट कर दिया था कि जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी कि आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ये ओहदा मिलना है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जब 2022 में तैनाती हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो वो 3 साल का उनका ओहदा था, उसका एक नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन 26वीं तरमीम जो थी उसमें कहा गया कि जो ओहदा है, जब 26वीं तरमीम पास हो गई इसके बाद आर्मी एक्ट में तब्दीली लाके ये कहा गया कि जो ओहदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसकी मुद्दत अब 3 साल नहीं होगी बल्कि 5 साल होगी। तो पिछले 2-3 महीने से ये बहस चल रही थी कि क्या जो आइन में तरमीम कर दी गई उसके बाद ऑटोमेटिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है उसका जो टर्म है वो 5 साल हो गया है या एक नया नोटिफिकेशन आएगा। और इस हवाले से हमें उस वक्त जो बाखबर सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उन्होंने बताया था कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद वो सूरत हाल ही बदल गई, क्योंकि अब एक नया ओहदा आ गया है और वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। तो इसके बाद क्योंकि एक नया ओहदा है, ये तो कंफर्म था, ये तो सर्टेन था कि एक नया नोटिफिकेशन आना है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को CDF की मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और जो आर्मी एक्ट में तब्दीली भी आई है रिसेंटली 27वीं तरमीम के बाद, उसमें कहा था कि ये 5 साल का ओहदा होगा CDF का। तो अब ये नोटिफिकेशन आना था और इस हवाले से चमक गोइयाँ हो रही थी कि जैसे ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायर होंगे 27 तारीख को, और 29 तक का जो है वो टेन्योर था, ओरिजिनली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर था वो 29 तक का था, नवंबर तक का। तो 29 को जो है एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आया। अब जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या सराहियाँ शुरू हो गई कि मामला क्या है। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, जो रूमर मॉन्गरिंग हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि देखिए इंटरनली कुछ डिफरेंसेस हैं कि सर्विसेज चीफ जो हैं दूसरे भी, जिसमें एयर चीफ भी हैं, नेवल चीफ भी हैं, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ होते थे, लेकिन अब आर्मी चीफ क्योंकि 5 स्टार जनरल बन जाएंगे तो इनकी जो चेन ऑफ कमांड है, कमांडिंग अथॉरिटी है, वो कैसे होगी, और क्या एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और जो कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा होगा अगर वो 4 स्टार होगा तो वो पैरेलल होगा आर्मी चीफ और नेवल चीफ के, और उनके पास जो इख्तियारात होंगे वो तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाले होंगे। तो ये हायरार्की कैसे बनेगी, कहा जा रहा था इस पर कुछ इख्तलाफात हैं या इस पर कुछ अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको अभी तक सेटल किया जा रहा है। तो ये अफवाहें फैल रही थी। अच्छा, फिर कुछ अजीब सी अफवाहें ये भी थी कि गवर्नमेंट जो है वो ये सोच विचार कर रही है कि ये 2022 से 5 साल देने हैं या 2025 से 5 साल देने हैं। अब जहाँ तक हमें पता है जो आर्मी एक्ट था उसकी वर्डिंग तो बड़ी क्लियर थी कि जो CDF का ओहदा है वो 5 साल के लिए होगा, यानी कि अगर आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को CDF बनाया जाता है तो 5 साल के लिए होंगे। लेकिन फिर क्योंकि जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो अब ये बात की जा रही है कि गौर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि 2022 से ये 5 साल शुरू होंगे या 2025 से होंगे। फिर के जो CDF का रोल है एग्जैक्टली उनके रोल का क्या होगा, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी एग्जैक्टली, इस पर भी जमे गोई हो रही है। तो ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी। और मेरे ख्याल से देखें, जब ये हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि 27वीं तरमीम आपने एक हफ्ते में पास कर ली और जब वो नोटिफिकेशन नहीं आया तो कंट्रोवर्शियल तो हुकूमत ने इसको बनाया ना, किसी और ने नहीं बनाया, क्योंकि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि आ जाएगा। लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं सोचती। हुकूमत ये सोचती है कि नहीं, ये तो एक प्रोसीजर का मैटर है और ये नोटिफिकेशन आज नहीं कल तो आ जाएगा। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, उनका भी एक संडे की दोपहर को ट्वीट आया, उन्होंने कहा ये अफवाहें हैं, क्या सराहियाँ हो रही हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो नोटिफिकेशन का प्रोसेस है शुरू हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे और नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारी जब सिक्योरिटी ज़राए से बात हुई, बाखबर सिक्योरिटी ज़राए, उन्होंने भी यही कहा कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2027 तक तो ऑलरेडी उनका टर्म है। अगर ये टर्म ख़त्म हो रहा होता 25 में, जो कि नहीं हो रहा है क्योंकि अब 5 साल का उनका टर्म है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे ही CDF का उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ही विल बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड CDF फॉर फर्दर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए 2030 तक हो जाएंगे।
फिर एक और हुकूमती ज़राए ने हमें यही बताया कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि सेटल नहीं हुए, जिसमें फ़ौज की अपनी वर्किंग है। उन्होंने ये देखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है CDF का वो क्या होगा, उसको डिफ़ाइन करना है, पर्क एंड प्रिविलेजेस का डिफ़ाइन करना, यानी कि वजारत दिफा से मुतल्लिक कुछ मामलात हैं वो सेटल हो रहे हैं, वो हो जाएंगे और शहबाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो फिर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन लोग इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे मौके पे शहबाज शरीफ बरतानिया क्यों गए, और हमने भी ये सवाल किया अपने सोर्स से, तो उन्होंने कहा कि उनका इलाज जीव था वहाँ पर, इसलिए वो हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से इस पर स्पेकुलेट करने से बेहतर है, 2-3 दिन की कहानी है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें हुकूमत पे ये एक बात दुरुस्त है कि जिसको कंट्रोवर्शियल बनाने का मामला है कि जब आप पूरी तरमीम लेकर आ जाते हैं, जब आप आर्मी एक्ट में तब्दीली कर लेते हैं, तो उसके बाद जो अंडरलाइनिंग चीज़ें थी वो भी आप लोगों ने कर लेनी चाहिए थी। तो अगर कोई इसको कंट्रोवर्शियल बना रहा है तो वो हुकूमत की तरफ से है, चाहे कुछ डिफरेंसेस हो उस वजह से, या ये प्रोसीजर का मैटर है और उसमें डिले हो रहा है, तब भी जिम्मेदारी इसकी हुकूमत पर आती है। लेकिन बहरहाल जो हमारे सोर्सेज हैं, चाहे वो हुकूमती सोर्सेज हों या सिक्योरिटी सोर्सेज हों, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोसीजर का मामला है, और अगर तो 2025 में उनकी रिटायरमेंट का वक्त होता तो हम कुछ भी करके इस नोटिफिकेशन को निकाल देते। लेकिन क्योंकि 2027 तक तो वैसे ही उनका टर्म है, तो फिर ये नोटिफिकेशन किसी वक्त भी आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, जब वो आएगा तो आर्मी एक्ट में जो तब्दीली की गई है उसके मुताबिक ये ओहदा 5 साल का होगा। तो ये तो बात हो गई एक नोटिफिकेशन के हवाले से। दूसरा मामला जो आज इतवार के दिन सामने आया वो गवर्नर की तब्दीली का आया कि फैसल करीम कुंडी साहब को तब्दील किया जाएगा, और 3 सियासी नाम गर्दिश कर रहे हैं और 2 साबिक फौजियों के नाम गर्दिश कर रहे हैं। एक तो आफ्ताब शेरपाव का, परवेज़ खटक का और अमीर होती साहब का, कि इनको चीफ मिनिस्टर, इनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाएगा। और जब ये इतलात आई तो गवर्नर साहब ने तो फ़ौरन कहा, कुंडी साहब ने, कि यार जो पार्टी का फैसला है उस पर मैं अमल करूँगा। लेकिन जैसे ये खबर आई कि क्या गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है, तो वो चहमगोइयाँ जो पिछले कई माह से हो रही थी कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गवर्नर रूल लगाने जा रही है, इमरजेंसी नाफिज करने जा रही है, उनको मज़ीद तक़वियत मिली। और फिर जब हमने भी चेक किया अपनी सोर्सेज से, तो उनका भी ये कहना था कि बिल्कुल एक सीरियस कंसिडरेशन है। और मेरे प्रोग्राम जियो पे नया पाकिस्तान में फिर जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब आए, तो उन्होंने तो इन अफवाहों को अफवाह नहीं कहा, उन्होंने कहा ये एक सीरियस कंसिडरेशन है कि प्रेसिडेंट जो है और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने का सोच रही है, इमरजेंसी नाफिज करने का सोचा जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि ना तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मसाइल पर कोई हल किया जा रहा है, वहाँ जो सिक्योरिटी मामला है उस पर हुकूमत, KP हुकूमत जो है वो वफाक से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, उनसे ताउन नहीं कर रही, नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जो डेवलपमेंट के काम है वो नहीं हो रहे, अवाम वहाँ पे बेबस हो चुकी है, अवाम लाचार हो चुकी है, उनका कोई काम नहीं हो रहा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ग्राउंड मौजूद है जिसकी वजह से हम ये गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। तो ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमसे बात करते हुए कहा। हमने कुछ और सोर्सेज से चेक किया, क्योंकि बाज़ाहिर ये लग रहा है और PTI भी ये सोच रही है इस वक्त कि ये सिर्फ सोहेल आफरीदी साहब को बैकफुट पे करने की कोशिश है, सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि सोहेल आफरीदी ने कहा है कि वो मंगल को आएंगे और अडियाला जेल के बाहर भी एहतजाज होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज होगा, ताकि इमरान खान से मुलाकात का मौका उनको दिया जाए। अब कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज तो ये कह रही थी कि शायद मंगल के दिन मुलाकात हो जाए, लेकिन अब एक जो ट्विस्ट आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि PTI के हवाले से सख्ती जो है वो बरकरार रखी जाएगी, और अगर ये अडियाला जेल पहुंचने की कोशिश करेंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा। बल्कि अब जो प्लान है वो इससे बड़ा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि KP गवर्नर, चाहे वो तब्दील हो कि ना हो, फैसल करीम कुंडी भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि उनको तब्दील किया जाए। अब ये वाकई कोशिश है या वाटर टेस्टिंग हो रही है, यानी कि सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है। तो PTI तो इसमें समझती है कि ऐसे इम्कान नहीं है कि वो इस वक्त गवर्नर राज लगा देंगे, वो हमसे सिर्फ हमें पीछे करने के लिए, बैकफुट पे सोहेल आफरीदी साहब जो कि बड़े एग्रेसिव होकर सामने आ रहे हैं, उनको पीछे धकेलने के लिए ये टैक्टिक के तौर पे, एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिर हमारी एक हुकूमती ज़राए से बात हुई और उनका ये कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, उनका ये कहना है कि ये एक सीरियस कंसिडरेशन है और एज सून एज नेक्स्ट वीक कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने कहा कि मतलब अगले हफ्ते में क्या हो जाएगा? तो फिर उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई मंगल के होने वाले जॉइंट सेशन पे। ये खबरें आ चुकी हैं 1-2 दिन पहले कि मंगल को जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है, और इस जॉइंट सेशन में कुछ पेंडिंग लेजिस्लेशन है, कुछ बिल्स हैं जिसकी मंजूरी दी जाएगी। और जो खबर 1-2 दिन पहले आ गई थी, 29 नवंबर को ये खबर आ गई थी कि इस जॉइंट सेशन में अमन व अमान और कौमी सलामती के मामलात पर भी बात की जाएगी।
और जो केपी का मसला है वो भी सिक्योरिटी का है, कौमी सलामती का मामला है। तो इन लफ्ज़ों पे आप गौर करें कि इसलिए जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जा रहा था। तो जब इस तरफ उन्होंने भी तवज्जो दिलाई तो उन्होंने फिर मज़ीद ये बताया कि देखें 2-3 तरीके हैं इमरजेंसी लगाने के। एक तो आर्टिकल 232 है जो कि कहता है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि सदर पाकिस्तान ये इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं जिसको पार्लियामेंट से पास करना होगा विदिन 30 डेज़ जॉइंट सेशन बुलाकर, ताकि वो इमरजेंसी 2 महीने के लिए नाफिज हो जाए। इसी तरह आर्टिकल 234 भी है और 234 कहता है पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस, यानी कि यहाँ पे गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, आप इमरजेंसी लगाएं, और फिर जो सूबाई काम है, जो सूबाई असेंबली के इख्तियारात होते हैं वो कौमी असेंबली को मुंतकिल हो जाते हैं और प्रेसिडेंट या गवर्नर बेसिकली जो है वो फिर इंचार्ज हो जाते हैं उस सूबे के। और यहाँ पर भी जॉइंट सेशन से आपने अप्रूवल लेना है, यानी कि सेनेट और कौमी असेंबली से 2 महीने के लिए इमरजेंसी नाफिज होती है, लेकिन इसको 2 मरतबा यानी कि 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर दोबारा जॉइंट सेशन इसका अप्रूवल दे दे। तो ये उन्होंने पूरा खाका खींचा कि अगले हफ्ते जो जॉइंट सेशन है मुमकिन तौर पर उसमें केपी में गवर्नर राज लगने का फैसला हो जाए। अब ये एक अहम काबीना के शख्स हैं जिन्होंने मुझसे ये बात की है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा तजिया पूछें तो अभी भी ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वज़ीर ख़ुद मुझसे ये बात कर रहे हैं, वो काबीना के मेंबर ख़ुद मुझे ये बता रहे थे कि हमने जब सियासी बुनियाद पर इसको देखा कि अगर ऐसा करने से क्या होगा तो उसका जो फॉल आउट है वो बहुत बुरा हो सकता है। देखिए पहले ही बड़े मसाइल इस मुल्क में माशी इशूज़ अभी तक हैं। इस मुल्क में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है, इंडिया का फ्रंट अब तक बंद नहीं हुआ है। ऐसे में एक ऐसी हुकूमत को चलता करना जिसका मैंडेट ऑलमोस्ट 80% है वहाँ पर, जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी है ऑलमोस्ट वहाँ पर, अब तो खैर रिजर्व सीट्स जो है वो उनके अपोजिशन को दे दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं था इलेक्शंस का। तो ऐसे सूबे में जहाँ पे 4.5 करोड़ लोगों की हिमायत एक पार्टी को हो, वहाँ पर आप गवर्नर राज लगाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहे। तो उन रहनुमा ने मुझे कहा कि देखिए ये बिल्कुल हमने पॉलिटिकल इस पे बात की और ऐसा लगता है कि इसका फॉल आउट अच्छा नहीं होगा। दीज वाटर्स हैव नॉट बीन टेस्टेड। पंजाब में एक अलग मामला था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी सपोर्ट है, कई लोग तो ये कहते हैं कि देखें वहाँ तो घर घर में असला भी है, तो क्या होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई तो फिर क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से हम बड़े स्केप्टिकल हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो फैसला करने वाले हैं ना वो इस हवाले से ज़्यादा नहीं सोच रहे। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका फॉल आउट क्या होगा। इफ़ दे हैव थॉट अबाउट समथिंग दे विल मेक श्योर दैट दे डू इट। ये अब सोच है वहाँ पे। सो लेट्स सी, उनका ये दावा दुरुस्त है कि अगले हफ्ते से ऐसा कोई प्रोसेस शुरू होगा, या जो मेरा ख्याल है कि शायद इतना वल्नरेबल करना एक सूबे को इस वक्त हुकूमत के या मुक़्तदरा के हक़ में नहीं जाता। तो हो सकता है कि ये एक थ्रेट हो, एक प्रेशर टैक्टिक को पीछे हटाने की सोहेल आफरीदी को। सो इसका मेरे ख्याल से जवाब आने वाले वक्त में जल्दी मिल जाएगा कि क्या ये थ्रेट है या कोई हकीकी तौर पे ऐसा फैसला करने जा रहा है। और आपको याद होगा 2009 में आखिरी मरतबा ये हुआ था गवर्नर रूल वाला मामला पंजाब है, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उनको हटा के सलमान तासीर को उस वक्त जो है वो गवर्नर थे और उनको इंचार्ज दे दिया गया था, सूबे का गवर्नर राज लगा दिया गया था। और शहबाज शरीफ साहब तड़प गए थे कि ये तो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। लेकिन आज वही हुकूमत जो है वो कह रही है कि इसमें तो आइन में गुंजाइश है, तो हम ये कर बैठेंगे। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको बता दिया, नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन वाले मामला। अब एक और अफवाह है इस्लामाबाद में, और वो है एक बड़े ओहदेदार के हवाले से कि शायद उनके हटाए जाने का इम्कान है, यानी कि उनको डी नोटिफाई किया जा सकता है और उनको तब्दील किया जा सकता है। और वो है फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। कई अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश करी, कोई ख़बर नहीं है अभी तक के हकीकी तौर पे ये होने जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ग्राउंड तैयार है। कुछ अहम स्टेक होल्डर्स हैं जिनको उनकी परफॉर्मेंस पर प्रॉब्लम है और इस वजह से उनका अब जाना जो है उनके मुताबिक वो बनता है। तो माहौल तो क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये होगा या नहीं हो पाएगा ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन हो क्या रहा है मैं ज़रा आपको बताऊं इस हवाले से, क्योंकि औरंगज़ेब साहब ऑब्वियसली आपको पता है डच नेशनल थे, एक बैंकर थे, उनको पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना बनाया गया और इसमें ये हुकूमत का फ़ैसला नहीं था, ये ऑब्वियसली मुक़्तदरा की सही थी, वरना तो अगर हुकूमत का फ़ैसला होता या बिलखसूस खालिसतन ये मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला होता तो इसहाक़दार बनते। लेकिन उस वक्त
जो मुक्तदरा इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती थी इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, इसलिए इत्तेफाक हुआ औरंगज़ेब साहब के नाम पर। और ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ की फैमिली जो है उनसे बाखबर नहीं थी, उनके खुद भी टर्म्स थे, तो उनको बनाने का फैसला किया गया और कहा गया कि अब अगर मईशत को हमने एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, डिफ़ॉल्ट से निकालना है, तो हमें एक देर पास सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल चाहिए जिसके लिए रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं। अब कहा जा रहा है कि 1.5 साल पौने 2 साल हो गए हैं, मुल्क स्टेबलाइजेशन फेज़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैंगुलेशन होकर रह गया, मतलब कि ग्रोथ ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से ना कारोबार बढ़ रहा है लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है, ना रोज़गार पैदा हो रहा है, और ये चीज़ जो है बहुत सारे लोगों को खटक रही है। आपने देखा कि इस हफ्ते पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था और उसमें जो SIFC है आपकी, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, उन्होंने आके ये कहा कि देखें मुल्क में टैक्सेशन इतना ज़्यादा है, टैक्स रेट इतना ज़्यादा है कि कैसे कारोबार यहाँ पे चल सकता है। उन्होंने कहा ये सारे बिजनेसमैन जो बैठे हैं ये पहले टैक्स देते हैं और इन पर मजीद बोझ डाला जाता है। अब ये वो बात है जो कि हम पिछले 2 बजट से करते हुए आ रहे हैं, कोई नहीं सुनता, लेकिन अब SIFC के कोऑर्डिनेटर ये बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क में अगर महंगाई कम हो रही है तो 11% पे जो शरह सूद है इससे तो काम ही नहीं हो सकता, कंपनीज कैसे यहाँ पे चलेंगी। तीसरा उन्होंने कहा कि मसनूई तौर पर डॉलर को मेनटेन किया जा रहा है 280 रुपये पे, और अगर आप ये करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, मामलात ख़राब होंगे, इंपोर्ट बढ़ता रहेगा, एक्सपोर्ट कम होगा। ये उन्होंने एक चार्जशीट पेश कर दी। अच्छा, सिर्फ उन्होंने नहीं की, स्टेट बैंक के गवर्नर जो जमील साहब हैं, जमील अहमद, उन्होंने कहा कि जो करंट हमारा इकोनॉमिक मॉडल है उससे 25 करोड़ लोगों को आप नहीं पाल सकते। और क्योंकि अभी आपने देखा लेबर सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि 21 साल में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है वो इस साल रिकॉर्ड की गई है 7.1%, जबकि सेंसस डेटा के मुताबिक बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फिगर जो है तकरीबन 22% है। अच्छा, ये तो हो गए हुकूमती ओहदेदार। बिजनेस कम्युनिटी अब आगे कह रही है कि एक तो गवर्नेंस मॉडल चेंज करें, मजीद सूबे बनाएं, इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक दें, दूसरा NFC को आप तब्दील करें, और फिर वो यही शिकायत है कि टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है। हमारे प्रोग्राम पे मुसद्दिक जुल्करनैन, जिनका इंटरलूप से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के सबसे टॉप बिजनेसमैन मोहम्मद अली तब्बा, उन्होंने कहा कारोबार नहीं हो रहा है, हम तो चले लोकल इन्वेस्टर्स जो है बिजनेसमैन वो तो कुछ करके मामला चला लेते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी इस वक्त शिकायत आ रही है कि क्या वो दावे थे कि 100 अरब डॉलर आएंगे SIFC के ज़रिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कहते थे ये 25 बिलियन डॉलर सऊदी अरब देगा, 15 UAE देगा, फलाना देगा, 75 अरब डॉलर हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो इसलिए एक पैनिक बटन प्रेस कर दिया गया है कि अब ये स्टेबलाइजेशन से आगे बढ़े और ग्रोथ मॉडल बताएं, भाई ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है, रोज़गार कैसे पैदा करना है हमने। इस पर अब एक सीरियस बहस हो रही है। और मैं आपको बताता हूँ, ये तो वो चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में। एक बहुत सीनियर वफाकी वज़ीर से मेरी बात हुई, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये जो सारा माहौल क्रिएट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखें, जब कोई बड़े बड़े दावे और वादे करता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं रिफॉर्म्स लाऊंगा, मैं कॉस्ट कट करूंगा, मैं जो हुकूमती अखराजात हैं उनको कम करके दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँगा, तो 1 साल तक तो वो बातें बर्दाश्त हो जाती हैं। लेकिन जब पौने 2 साल होने लगते हैं तो फिर सवालात उठते हैं, और सवालात की जो तेज़ी है ना वो बढ़ जाती है। मतलब वो पूछा जाता है फिर आप बताएं कि वो परफॉर्मेंस का है। तो उस वफाकी वज़ीर ने मुझे ये कहा कि ना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वादे किए थे वो पूरे हुए, ना SIFC ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए। तो इसीलिए अब सवालात पूछे जा रहे हैं, और जब सवालात पूछे जा रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी लेनी है। अब आप सुनने वाले मुझसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, शाने हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको पता होगा कि अगर जिम्मेदारी किसी ने लेनी है तो क्या वो जिम्मेदारी SIFC पे डाली जाएगी कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आए, या फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब पे डाली जाएगी, जिनका कोई सियासी क्लाउड भी नहीं है, कि आप जिम्मेदारी उठाएं इसकी। तो ये इस वक्त चहमगोइयाँ हो रही है कि शायद कुछ लोगों का जो है ना सब्र का पैमाना वो लबरेज हो गया है, और अब वो चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो। अब देखें, परफॉर्मेंसेस में बहुत सारे गैप्स हैं। ये वाकई जिस तरह के रिफॉर्म्स की बातें की गई थी वो मैं नहीं नज़र आई हैं। टैक्सेशन रिफॉर्म्स हों, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स हों कि पावर के बिल्स कम होंगे, सर्कुलेटेड का मसला आर्जी तौर पे आपने हल कर दिया है, फ्लो अभी तक नहीं रुका है, इस तरह के कई अनगिनत मसाइल हैं जो कि मैं गिनवा सकता हूँ आपको। लेकिन एक बात यहाँ मैं बड़ी अहम करना चाहूँगा कि हमने पिछले PTI के दौर में देखा, असद उमर साहब थे, उनको फ़ैन बॉय मूवमेंट और पोस्टर बॉय और पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नहीं नवाजा गया, और कहा कि ये पाकिस्तान के जो है मईशत को ट्रैक पे लेकर आएंगे। उनको हटाया गया, हफीज़ शेख को लाया गया, उनको हटाया गया, शौकत तरीन को लाया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ बदलने से आपके मुल्क के हालात, आपके इदारे मजबूत नहीं होंगे, आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। इसमें आपको एक तसलसल के साथ एफर्ट करनी पड़ेगी और हर किसी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा,
क्यों फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ जिम्मेदार है इन्वेस्टमेंट लाने के? जब SIFC आपने बनाया जिसको हेड कर रहे हैं वजीर आजम, जिसमें आर्म फोर्सेस के लोग हैं, तो जिम्मेदारी तो सबको लेनी चाहिए। तो इसीलिए कोई ऐसा नी जर्क रिएक्शन दिखा के किसी को हटा के कोई फायदा नहीं होना है। हम IMF प्रोग्राम में हैं और IMF के प्रोग्राम में होते हुए अगर कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर भी आएगा तो वो भी आपसे यही कहेगा कि देखें, मैं टैक्स रेट नीचे नहीं ला सकता फौरी तौर पे, हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। तो अगर रिफॉर्म्स की तरफ ही जाना है तो जो भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो और दूसरे इदारे मिलकर काम करें। दिस मेक्स मोर सेंस कि एक कंटिन्यूटी हो। सिर्फ एक फर्द वाहिद को तब्दील करने से मामलात नहीं हल होने वाले। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना पड़ेगा कि जो हमें एक वफाकी वजीर बता रहे थे कि देखें बिल्कुल प्रेशर तो है और किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो क्या वो वक्त आ गया है कि औरंगज़ेब साहब की कुर्बानी दी जाएगी या वो ये सारा इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें सर्वाइव कर जाएंगे? ये इंटरेस्टिंग होगा आने वाले वक्त में देखना। बट एज आई सेड, मेरे ख्याल से तो जो सेटअप है उसको अब जब आपने बना ही लिया है तो चलाएं, वरना औरंगज़ेब साहब की जगह कोई और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, क्या तब्दील हो जाएगा? इस पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2022-23 वन ऑफ द वर्स्ट साल था पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनाया था। कुछ टाइम में इसाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब के कान भरना शुरू किए कि उनको हटाएं, मुझे लेकर आएँ, और ऐसा हुआ, हटाया गया मिफ्ता इस्माइल साहब को। क्राइसिस मज़ीद बढ़ गया। हम नियर डिफ़ॉल्ट जो पहुँचे, जो हुकूमत आज बात करती है, वो किसी और के दौर में नहीं थे, वो इसाक डार साहब के दौर में थे, क्योंकि वो कहते थे IMF की बात नहीं मानूंगा। उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि हु इज़ IMF, व्हाट इज़ IMF, आई डोंट केयर कि IMF क्या कहता है। और वो प्रोग्राम नहीं हो रहा था हमारा, हम डिफ़ॉल्ट होने वाले थे। जब प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने MD IMF से कहा कि खुदा के वास्ते ये प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन का कंटिन्यू करें वरना हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, और फिर वो प्रोग्राम मिला था। तो इसलिए परफॉर्मेंस जहाँ तक है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई बहुत उम्दा नहीं है, बड़े सवालात हैं, बट आई गेस उन गैप्स को फिल करने की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस बेहतर करने की ज़रूरत है। एक फ़र्द वाहिद को चेंज करके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आ सकते। अभी भी जो परफॉर्मेंस आ रही है उसमें भी नहीं आ सकते। तो ये सोचें वो कैसे आ सकते हैं, क्या तब्दीली कर सकते हैं। बिजनेसमैन की बात सुने, कारोबारी तबके की बात सुने, वो सारे मसाइल का हल बताते हैं, लेकिन शायद उसको इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने वाला कोई नहीं है, या तो शायद हमारी सलाहियत ही इतनी नहीं रही है कि हम उन चीज़ों को इन्फोर्स कर सकें। तो ये तीसरा वो डी नोटिफिकेशन था जिसकी अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। अब देखते हैं आने वाले मामलात, आने वाले दिनों में ये 3 जो जिनमें नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन है वो कब सामने आते हैं।